आज के इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है नाभिकीय आवेश और न्यूक्लियॉन घनत्व का वितरण। यानी नाभिक के अंदर जो नाभिकीय आवेश है वो किस तरह से वितरित होता है और न्यूक्लियॉन यानी मैटर है जो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो किस तरह से नाभिक के अंदर सेंटर से लेकर सरफेस तक किस तरह से उनका वितरण होता है। यानी घनत्व वितरण, आवेश का घनत्व और मैटर का घनत्व क्या होता है सेंटर से लेकर सरफेस तक। चूंकि ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया था और यह प्रयोग हॉफस्टैडर और उनके साथियों ने ये प्रयोगों द्वारा ये घनत्व ज्ञात किया था, आवेश घनत्व और नाभिकीय घनत्व। तो इसलिए इस प्रयोग का नाम उन्हीं के नाम के ऊपर हॉफस्टैडर का प्रयोग से बताया गया। तो इसमें हॉफस्टैडर और उनके साथियों ने नाभिक पर इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रकीर्णन कराकर प्रयोग किया गया और उसके आधार पर जो उनके परिणाम निकले उनसे निष्कर्ष निकालकर आवेश घनत्व और नाभिकीय घनत्व का रेडियस के सापेक्ष कैसा वितरण होता है उसको ज्ञात किया गया। तो इन्होंने, जैसा मैंने बताया, किसका प्रयोग किया? इलेक्ट्रॉनों के प्रकीर्णन का। तो ये पूरा प्रयोग इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन पर आधारित है। यानी नाभिक लिया, नाभिक को कैसे लेंगे? एक पर्णिका, जिस धातु का नाभिक लेंगे उस धातु की एक पतली पर्णिका का प्रयोग करते हैं, उस पर एक त्वरक द्वारा त्वरित एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी कराते हैं और बमबारी के फलस्वरूप पर्णिका से प्रकीर्णित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन करके ये घनत्व ज्ञात किया गया। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, नाभिकीय आवेश घनत्व एवं न्यूक्लियॉन घनत्व के वितरण को ज्ञात करने की विधि इलेक्ट्रॉनों के प्रकीर्णन पर आधारित है। प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है, इसमें जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन है उनको ज्ञात किया जाता है, उनकी इंटेंसिटी डिटेक्टर द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है ना। तो जो तीव्र गति के जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं? त्वरक, इस एक्सेलरेटर, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर द्वारा इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया जाता है। त्वरित्र में जितनी गतिज ऊर्जा हम निर्धारित कर देंगे उतनी ही गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन हमें प्राप्त होते हैं। फिर उन इलेक्ट्रॉनों की जो धातु की पर्णिका है उस पर आपतित कराए जाते हैं और उस आपतन के फलस्वरूप जो प्रकीर्णन होता है इलेक्ट्रॉनों का, उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो तीव्र गति के इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से प्रकीर्णन कराने पर नाभिक में आवेश वितरण के घनत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। हॉफस्टैडर और उनके साथियों ने जो प्रयोग किया उससे जो नाभिक के अंदर जो आवेश घनत्व का वितरण है उसके बारे में उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की और एक सूत्र व्युत्पन्न किया उन्होंने। हॉफस्टैडर और उनके साथियों द्वारा उच्च गतिज ऊर्जा के रैखिक त्वरित्र की सहायता से उच्च ऊर्जा के, यानी एक रैखिक त्वरित्र लिया जो उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न कर सकता है। हालांकि इसमें ऊर्जा हम निर्धारित कर सकते हैं कि भाई कितनी ऊर्जा का हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उतनी ऊर्जा का हम इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। उच्च ऊर्जा के रैखिक त्वरित्र की सहायता से नाभिक के आवेश घनत्व के बारे में महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया। उनके द्वारा काम में लाई गई प्रायोगिक विधि को चित्र में दर्शाया गया। ये जो चित्र है यहाँ पर, ये उनके द्वारा जो प्रयोग किया गया उसका चित्र है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपतित होते हैं एक एक्सेलरेटर द्वारा
एक इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से आपतित होती है। यहाँ कॉलीमीटर लगाए जाते हैं, जैसे जो बीम है उसमें डाइवर्जन हो उसको रोकने के लिए केवल एक कॉलीमेटेड बीम, फाइन बीम हमें प्राप्त होती है कॉलीमीटर के द्वारा। और कॉलीमीटर के तुरंत बाद हमें एक मैग्नेटिक डिफ्लेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, आवेशित कण है, तो एक जब मैग्नेट लगा देंगे हम तो वो उनका विक्षेपण हो जाता है, तो उनका मार्ग चेंज करने के लिए हम एक चुंबक का उपयोग करते हैं। तो चुंबक का उपयोग करके हम इलेक्ट्रॉन की दिशा को परिवर्तित कर देते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन जो मान लीजिए इस चुंबक के द्वारा विक्षेपित नहीं हुए, वो आगे जाके इस स्टॉपिंग बीम स्टॉपर यानी इसके द्वारा वो स्टॉप यहीं रोक दिए जाते हैं, आगे वो गति नहीं करते, इसके द्वारा रोक दिया। तो जो डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इस मैग्नेट के द्वारा डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं इस डायरेक्शन में। यहाँ पर एक स्लिट लगाते हैं जिससे ये फाइन बीम के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। फिर एक और मैग्नेट लगाते हैं जिससे पुनः ये डिफ्लेक्ट होते हैं डायरेक्शन। हमें मैग्नेट लगा के जिस डायरेक्शन में भी हमें मूव करना हो इन इलेक्ट्रॉन्स को, उस डायरेक्शन में हम इनको चेंज कर सकते हैं। मैग्नेटिक का डायरेक्शन नॉर्थ साउथ पोल को चेंज करके। तो ये डिफ्लेक्ट होते हुए एक चैम्बर होता है जहाँ पर हमने एक पर्णिका लगाई हुई है। तो पर्णिका के लंबवत ये आपतित होते हैं और आपतन के फलस्वरूप पर्णिका से इनका जब विभिन्न नाभिकों से जब स्कैटरिंग होगी तो ये जो डिटेक्टर लगाया गया है, ये डिटेक्टर इनकी इंटेंसिटी को अलग अलग कोण पर इसको ये सेंटर के सापेक्ष ये मूव कर सकता है चारों ओर। तो इसको हम विभिन्न एंगलों पर ये इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता माप लेते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा माप लेते हैं। तो ये पूरा प्रयोग जो चित्र 1 में दिखाया गया है, ये हाफस्टैडर और उनके साथियों द्वारा किया गया प्रयोग है। इसी के आधार पर उन्होंने विभिन्न गतिज ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉन लिए और उनको विभिन्न तत्वों के नाभिकों से स्कैटरिंग कराई। ठीक है ना। तो इस चित्र की सहायता से उन्होंने अपना प्रयोग संपन्न किया और उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकले, तो उन निष्कर्षों का उपयोग करके उन्होंने कुछ सूत्र प्रतिपादित किए जिससे हम नाभिकीय घनत्व और आवेश घनत्व और नाभिकीय घनत्व के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी कुल ऊर्जा E है, जहाँ T उसकी गतिज ऊर्जा है और ये विराम द्रव्यमान ऊर्जा है m0c²। m0 इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है, तो ये कुल ऊर्जा हो गई E। चूंकि हम उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा m0c² तो निश्चित रहती है, फिक्स मान है इसका 0.51 MeV। जैसे जैसे हम उसकी ऊर्जा बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। तो मान लीजिए गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हम जो रेस्ट मास है उसको गतिज ऊर्जा के सापेक्ष नगण्य मान सकते हैं। क्योंकि गतिज ऊर्जा हमने टोटल ऊर्जा बहुत ज़्यादा ली है, तो टोटल ऊर्जा में गतिज ऊर्जा प्लस रेस्ट मास ये तो फिक्स है, तो इसका मान बढ़ेगा गतिज ऊर्जा का मान ऊर्जा बढ़ाने पर। तो अगर गतिज ऊर्जा का मान m0c² से बहुत ज़्यादा है तो इस केस में जो गतिज कुल ऊर्जा होगी वो लगभग गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। और जो रिलेशन होता है हमारा, एक आपने रिलेटिविटी में पढ़ा होगा, E² = p² c² + m0² c⁴। तो m0c² हमने नेगलेक्ट कर दिया है, तो E² = p² c² या E = pc, ये रिलेशन हमें प्राप्त होगा। चूंकि E लगभग गतिज ऊर्जा के बराबर है तो T = pc या cp, ये रिलेशन हमें प्राप्त होता है। यहाँ P क्या है? इलेक्ट्रॉन का संवेग है। अब एक रिलेशन होता है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो वो होता है रिलेशन λ h/p, लेकिन हमने लैम्डा क्रॉस लिया है तो लैम्डा क्रॉस होता है λ/2π,
तो लेमडा क्रॉस लेंगे तो यहाँ पे एच क्रॉस भी एच अपॉन 2 पाई होता है, तो ये एच क्रॉस अपॉन पी, लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, तो लेमडा क्रॉस हो जाएगा एच क्रॉस अपॉन पी। अब चूंकि यहाँ से पी कितना है, पी इज इक्वल टू ई अपॉन सी, ये सी को नीचे ले आओ यहाँ पर, ई अपॉन सी, तो पी की जगह पर ई अपॉन सी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लेमडा क्रॉस इज इक्वल टू एच क्रॉस सी अपॉन ई, ये हमारा हो गया रिलेशन 1। यानी ये रिलेशन क्या प्रूव करता है, क्या शो करता है कि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ भी चेंज होती चली जाएगी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज होती चली। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ किस पर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा पर। ये जो कुल ऊर्जा है यहाँ पर ये दी हुई है इस रिलेशन में, यहाँ पर m0c² को हमने नेगलेक्ट किया है क्योंकि जो कुल ऊर्जा है उसका मान रेस्ट मास एनर्जी से बहुत अधिक है, तो इसको हमने नेगलेक्ट किया हुआ है। अब देखिए इस समीकरण में विभिन्न गतिज ऊर्जाओं के इलेक्ट्रॉनों की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात की जा सकती है। अगर हमें ऊर्जा पता है तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, एच क्रॉस और सी, तो अगर कुल ऊर्जा पता है तो उसकी हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर्णिका में जो नाभिक है उनसे टक्कर करेगा, तो टक्कर के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की तो ऊर्जा कम, गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी क्योंकि कुछ ऊर्जा नाभिक को ट्रांसफर हो जाएगा, और जो नाभिक है वो पर्णिका चूंकि इतनी पतली है, बहुत पतली है, तो नाभिक क्या होगा, प्रतिक्षिप्त रिकॉइल हो जाएगा, नाभिक रिकॉइल होगा और इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है उसका मान कम हो जाएगा। तो ये हमने ये चित्र दिखाया गया है कि किस तरह से हाफस्टेडर ने अपना एक्सपेरिमेंट, ये जो स्टैंड है, ये कंक्रीट का एक स्टैंड है, इस पर हमने जो एसिलेटर की बीम एसिलेटर लगाया हुआ है पूरी स्टैंड पर, और एसिलेटर से मैग्नेट के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का डिफ्लेक्शन करके हम स्कैटरिंग चैम्बर में जो हमारी पर्णिका रखी हुई है उससे इंटरेक्शन कराते हैं, उससे प्रकीर्णन कराते हैं। प्रकीर्णन के फलस्वरूप जो हमें प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन हम इस स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से, ये स्पेक्ट्रोमीटर ये जो सेंटर है, प्रकीर्णन सेंटर, चैम्बर का जो सेंटर, इसके सापेक्ष किसी भी एंगल पर हम इसको सेट कर सकते हैं। तो इसको अलग अलग एंगल पर सेट करके इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा और उनका प्रकीर्णन एंगल ये हम इससे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो चूंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के कंपैरिजन में बहुत हल्के होते हैं, तो इस प्रकीर्णन को हम फोटोन इलेक्ट्रॉन कॉम्पटन इफेक्ट में जो हमारा सूत्र था उसके समान ही टक्कर बांध सकते हैं। वहाँ पर हो रही थी टक्कर फोटोन और इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और नाभिक की प्रकीर्णन हो रहा है। तो नाभिक के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में फोटोन का मास तो लगभग 0 होता है बिल्कुल। तो उसी सूत्र को हम यहाँ पर प्रयोग में, ये सूत्र है कॉम्पटन स्कैटरिंग का सूत्र है, जहाँ इलेक्ट्रॉन फोटोन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक से इंटरेक्शन कर रहा है, तो लगभग उसी सूत्र का हम उपयोग कर लेते हैं। तो जो प्रतिक्षिप्त नाभिक है, प्रतिक्षिप्त नाभिक की ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। यहाँ पर जो En है न्यूक्लियस की प्रतिक्षिप्त नाभिक की ऊर्जा है, ये प्रकीर्णन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन तो स्कैटर हो गया, लेकिन प्रकीर्णन के फलस्वरूप जो नाभिक प्राप्त हुआ हमें, नाभिक जो रिकॉइल हुआ, प्रतिक्षिप्त हुआ, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी वो हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E, नाभिक का द्रव्यमान m हो, प्रकीर्णन कोण थीटा हो, तो कॉम्पटन प्रभाव सिद्धांत के अनुसार जो प्रतिक्षिप्त नाभिक है उसकी जो ऊर्जा होगी वो E² = mc² और इंटू 1 - cos थीटा अपॉन 1 प्लस E/mc² इंटू 1 - cos थीटा होगा। ये जो सूत्र है
ये कॉम्पटन स्कैटरिंग में आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, कॉम्पटन स्कैटरिंग, उसमें ये सूत्र आता है। तो उस सूत्र का हमने यहाँ पर डायरेक्ट उपयोग कर लिया है। तो इस सूत्र की सहायता से हमें जो प्रतिच्छित नाभिक है उसकी ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी।